हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग चैप्टर डिस्कस करेंगे वो चैप्टर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ओके, अभी आप कोई भी कोर्स पढ़ते हो ना तो उसमें ये एक चैप्टर तो ऑलमोस्ट सब जगह मिलेगा ही मिलेगा आपको, क्योंकि ये चैप्टर का इम्पोर्टेंस ही इतना है। बराबर, आप ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ो, सीए में पढ़ो, सीएस में पढ़ो, एलएलबी में पढ़ो, सब जगह ये चैप्टर कहीं ना कोई लेवल पे तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्योंकि ये चैप्टर इसके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है बिकॉज कैसा होता है ना कि हम लोग डे टू डे लाइफ में काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। ठीक है, हम लोग काफी सारे एग्रीमेंट भी करते हैं। तो ऑब्वियसली मतलब उसमें क्या चीजें होनी चाहिए, कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट को मिक्सअप कर देते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं, एग्रीमेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट इज द सेम थिंग। बराबर, क्योंकि एक ऑब्वियसली कॉमन लैंग्वेज में अगर आप लोग देखोगे तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट को सेम ही मानते हैं, बट ऐसा है नहीं। इन रियलिटी, एज पर दिस पर्टिकुलर एक्ट, अगर आप देखोगे तो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ज्यादा फर्क है। तो वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सबसे पहले अगर मैं इंट्रोडक्शन पे जाऊं तो इंट्रोडक्शन में देखो, दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन द 1 सितंबर 1872। ये एक्ट ना एक्चुअल में बहुत पुराना एक्ट है। मतलब ये एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने बनाया था। ब्रिटिशर्स ने जब एक्ट बनाया था 1872 में, जब उसको 1 सितंबर को एप्लीकेबल किया था, तभी वो ऑब्वियसली एक ऐसे सिनारियो थे जहाँ पे इंडिया में एक्ट एप्लीकेबल था, बट उसको ब्रिटिश इंडिया हम लोग बोलते थे। बराबर, तभी इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था। जब इंडिया इंडिपेंडेंस इंडिया को मिला, उसके बाद क्या होता है कि जब गवर्नमेंट, ब्रिटिश की गवर्नमेंट तो खत्म हो गई, फिर इंडियन गवर्नमेंट फॉर्म हो गई। अब जब इंडियन गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो उनको अपने भी लॉ चाहिए, बट काफी सारे एक्ट हम लोग ने क्या किए, जो ब्रिटिशर्स के एक्ट थे हम लोग ने वही अडॉप्ट कर लिए। बराबर, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, पार्टनरशिप एक्ट हो गया। बराबर, तो ऐसे काफी सारे एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट था पुराना, सेल ऑफ गुड्स एक्ट था। तो ये काफी सारे एक्ट को हम लोग ने क्या किया, जो ब्रिटिशर्स बना के गए थे ना, वो ही चीज हम लोग ने अडॉप्ट कर ली। बराबर, और नाम क्या चेंज कर दिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, देन इट इज एप्लीकेबल टू एंटायर इंडिया। ऑब्वियसली आपको ये एक चीज पता होगी कि जब आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया तो अभी जम्मू कश्मीर भी एक नॉर्मल स्टेट बन गया है। नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो जैसे ही एक पार्ट ऑफ इंडिया बन गया अभी, तो जो भी एक्ट इंडिया में है वो सारे के सारे जम्मू कश्मीर में भी एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो सेम तरीके से जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, वो भी अभी से इंडिया में एप्लीकेबल, सॉरी जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल होगा। ठीक है, देन इट डिफाइंस द राइट्स एंड द ड्यूटीज ऑफ अ पर्सन अंडर कॉन्ट्रैक्ट। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि जब हम लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं ना, तो समझो दो पार्टी होती है। मिनिमम दो पार्टी तो आपको डेफिनेटली हर कॉन्ट्रैक्ट में मिलेगा। जैसे समझो मैं आपके साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूँ, सो आई एम द फर्स्ट पार्टी एंड यू आर द सेकेंड पार्टी। ये तो एक बहुत बेसिक चीज है। बराबर, अगर मैं मेरा घर आपको बेच रहा हूँ तो मैं सेलर, आप बायर। बराबर, अगर मैं आपसे घर रेंट पे ले रहा हूँ, आप ओनर हो और मैं आपके रेंट वाले मतलब आपके घर में रहूंगा और मैं आपको रेंट पेमेंट करूंगा, तो आप लेसर, मैं लेसी। मतलब कोई भी टाइप के कॉन्ट्रैक्ट बना लो, आपको दो पार्टी तो मिलेगा ही मिलेगा। दो पार्टी तो हमेशा रहता है, उसके बिना कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है। हाँ, मिनिमम दो, हाँ, मैक्सिमम दो से ज्यादा हो सकते हैं, दैट इज वेरी ऑब्वियस थिंग, बट दो तो मिनिमम रहेंगे। मैं खुद के ही साथ तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो वन पर्सन कैन नॉट परफॉर्म एनी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बराबर, तो यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है तो यहाँ पे क्या लिखा है, राइट्स एंड ड्यूटीज। अगर मैं आपको प्रॉपर्टी बेचता हूँ तो मेरे कुछ राइट्स है, वो राइट्स मुझे फुलफिल करने हैं। बराबर, और आपके भी कुछ राइट्स होंगे जो आपको आपके पास है। ठीक है, मेरे पास कुछ राइट्स है जो मुझे बेनिफिट देंगे, आपके पास कुछ राइट्स है वो आपको बेनिफिट देंगे। वैसे ही मेरी कुछ ड्यूटीज है, वैसे भी आपकी भी कुछ ड्यूटीज होगी। जैसे मेरा राइट है कि मैं आपसे पेमेंट मांग सकता हूँ, तो आपका राइट है आप मेरे से घर ले सकते हो क्योंकि हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया। मेरी ड्यूटी बनती है कि आपको टाइम पे प्रॉपर्टी हैंड ओवर करना, और वो भी गुड टाइटल, प्रॉपर ओनरशिप देना, आपको प्रॉपर टाइम पे पेमेंट कंसिडर करना, कंसिडरेशन पे करना। मतलब हर पार्टीज की कुछ ना कुछ राइट्स
कुछ ना कुछ ड्यूटीज डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट में मिलेगा ही मिलेगा, बट ऑब्वियस है ये, ठीक है। देन इट डजंट कवर द प्रोविजंस रिलेटेड टू पार्टनरशिप, इंश्योरेंस एंड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताई गई है। पहले के टाइम पे क्या होता था, तो पहले के टाइम पे जब ओरिजिनली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया था, मतलब 1872 वाला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर मैं बोलूं, तो वो टाइम पे कैसा था, कुछ प्रोविजंस पार्टनरशिप के भी, मतलब पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थे, इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थे, और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से रिलेटेड प्रोविजंस भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थे। मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खुद तो एक एक्ट है, लेकिन उसके अंदर इतनी सारी चीजें कवर अप की गई थी, बराबर। तो कहीं ना कहीं ये एक्ट बहुत वास्ट हो गया था, बराबर, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें, बोलते हैं ना, एकदम सैंडविच बना दिया था, मतलब बहुत सारा मसाला अंदर डाला हुआ है। बट जैसे जैसे फिर पार्टनरशिप एक्ट को एक सेपरेट एक्ट बनाया, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, मतलब समझो पार्टनरशिप एक्ट 1932 जब फॉर्म हुआ, तो प्रॉपर एक्ट है ना आपके पास, तो जो चीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पार्टनरशिप से चीजें रिलेटेड डाली थी, वो सब हटा दी गई, बराबर। तो वैसे करते करते पार्टनरशिप एक्ट की जो प्रोविजंस थे वो हटा दिए गए, इंश्योरेंस रिलेटेड प्रोविजंस को हटा दिए गए, और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से रिलेटेड प्रोविजंस थे वो भी हटा दिए गए, बराबर। तो अभी जो एक्ट है, हम लोग अभी जो पढ़ते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वो कहीं पे भी ये सब चीजों को कवर नहीं करता है, ठीक है। देन इट डील्स विद द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। देखो हर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ टर्म्स, कंडीशन, प्रॉपर प्रिंसिपल्स, उसके फॉर्मेशन के प्रॉपर तरीके, बराबर, सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए। आप अपने हिसाब से कोई भी ट्रांजैक्शन, अपने हिसाब से कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन, अपने हिसाब से कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म नहीं कर सकते, बराबर। तो यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स है जो आप कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के टाइम पे आप ध्यान में दो, ऐसा बोला गया है, ठीक है, बराबर। तो ये तो बहुत सिंपल चीज है। इतना जो पार्ट हम लोग ने अब तक डिस्कस किया, ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। नाउ हम लोग जाते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले है ना, यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है, वो टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक वो टर्मिनोलॉजी आप नहीं समझोगे, बराबर, तब तक आपको प्रॉपर चीजें नहीं समझेगी। क्योंकि देखो अगर मैं ये टर्मिनोलॉजी आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा एंड आई विल डायरेक्टली मूव टू द मेन टॉपिक, मैं सीधा बोलूंगा एग्रीमेंट, मैं सीधा बोलूंगा कॉन्ट्रैक्ट, तो आप बोलोगे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट फर्क क्या है? क्योंकि आपके लिए तो वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट एक ही चीज है, जबकि रियलिटी में एक चीज है ही नहीं, वो दोनों में बहुत डिफरेंस है, बराबर। तो इसके लिए पहले तो हमको बेसिक एक टर्मिनोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, हर एक टर्म का मतलब समझना है। नो डाउट मैंने बहुत सारे टर्म्स यहाँ पे कवर नहीं किए बाकी, क्योंकि जो आएंगे वो टॉपिक के हिसाब से हम लोग पढ़ते जाएंगे, बट फिलहाल जो बेसिक टर्म है वो हम लोग देखते हैं। तो कौन से बेसिक टर्मिनोलॉजी है, तो देखो, एक होता है ऑफर, एक होता है प्रॉमिस, या जिसको एक्सेप्टेंस भी बोल सकते हो, देन एग्रीमेंट, देन कॉन्ट्रैक्ट, देन इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ, इसको इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी बोल सकते हो। तो ये 5 चीजें हैं जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आता है, बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी है ये, दैट इज ऑफर, प्रॉमिस या एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एंड इन्फोर्सेबल बाय लॉ। सिंपल है, ठीक है। मुझे भी पता है आपको एक भी टर्म अभी तक तो नहीं पता होगा, बट हम लोग जब डिस्कस करेंगे, मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा, तो आपको ऑब्वियसली प्रॉपर तरीके से ये समझ जाएगा कि ये सब टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग जाते हैं ऑफर, जिसको बोला जाता है, जिसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2A के अंडर। कहाँ पे डिफाइन किया है इसको? इसको सेक्शन 2A में डिफाइन किया है, बराबर। सो देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफर? ऑफर क्या होता है? सो देखो, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, अगर मैं किसी को कुछ चीजें ऑफर करता हूं, और abstain from doing something with a view to obtain the assent of that other to such act, he is said to make an offer, या तो उसको दूसरी टर्मिनोलॉजी में आप क्या बोल सकते हो? प्रपोजल। क्या बोल सकते हैं हम लोग? प्रपोजल। अभी देखो यहाँ पे है ना, लोगों को बहुत एक कॉमन सा डाउट क्रिएट होता है, एक सिंपल सा डाउट, जो बहुत जेन्युइन डाउट है, मैं खुद भी मानता हूँ, इसके लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। देखो, अगर मैं आपको कोई चीज ऑफर करता हूँ, जैसे समझो मेरे पास है ना एक विंटेज कार कार है,
मैंने आपको बोला आई एम इंटरेस्टेड टू सेल दिस विंटेज कार एट ₹10 lakhs, ठीक है। तो आई एम ऑफरिंग समथिंग टू डू समथिंग, मैं आपको कुछ ऑफर कर रहा हूं कि क्या आपको ये करने में इंटरेस्ट है, आपको 10 लाख में मेरी विंटेज कार खरीदने में इंटरेस्ट है क्या, बराबर। तो मैंने आपको ऑफर किया, लेकिन इसमें ऐसा लिखा है विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। इसका मतलब क्या होता है अभी, क्योंकि देखो एक कंफ्यूजन तो यही होता है ना हमेशा कि जब आप कोई भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो ना, तो कॉन्ट्रैक्ट कोई चीजों को परफॉर्म करने के लिए, कोई एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। कोई कॉन्ट्रैक्ट स्टॉप करने के लिए क्यों बनाएगा। मैं आपको गाड़ी दे रहा हूं तो ऑब्वियसली आपको एक बेनिफिट हो रहा है। मैं आपको ऐसी कोई चीज के लिए क्यों कॉन्ट्रैक्ट करवाऊं जिसमें मैं आपको कोई चीज करने से स्टॉप कर रहा हूं, बराबर। वो भी कर सकता हूं कैसे, जैसा अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि आप मेरे कोचिंग क्लास में पढ़ाओगे क्या, लेकिन अगर यहाँ पे पढ़ाओगे तो मैं आपको सफिशिएंट नंबर ऑफ लेक्चर्स दे दूंगा ताकि आपका पूरा दिन निकले एंड योर रेम्यूनरेशन विल बी क्वाइट हेल्दी, बट आपको दूसरी क्लास में नहीं पढ़ाना है। तो मैंने आपको ऑफर दिया, तो ऑफर में मैंने दोनों चीज दे दी आपको, आपको काम करने को भी बोला है और दूसरी जगह काम नहीं करने को भी बोला है। तो एक जगह पे आपको परफॉर्म करना है और दूसरी चीजों से मैं आपको परफॉर्म करने से स्टॉप करने का भी ऑफर कर रहा हूँ। मतलब मेरा ऑफर कैसा है कि अगर एक्सेप्ट कर रहे हो ये प्रपोजल या ये ऑफर, तो मेरे क्लास में ही पढ़ाना है और कहीं जाके नहीं पढ़ाना है। दैट इज नोन एज ऑफर। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग बोलेंगे ऑफर, बराबर। ऑफर, इसको नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में प्रपोजल भी बोला जाता है। ऑफर कहाँ कहाँ डिफाइन किया गया है, तो सेक्शन 2A। देखो यहाँ पे ना सेक्शंस नंबर जहां तक मैं आपको बोलूंगा, जो जो मैं सेक्शन मेंशन करते जाऊंगा वो सेक्शन आपको याद रखने हैं, बराबर, क्योंकि वो सेक्शन की गेम है। आपको एग्जाम में सेक्शन पे भी क्वेश्चन फ्रेम करके आ जाएगा, बराबर। तो सेक्शन यहाँ पे याद रखो, ठीक है। तो पहला सेक्शन हम लोग ने कौन सा पढ़ा, सबसे पहला सेक्शन हम लोग ने पढ़ा सेक्शन 2A, दैट इज ऑफर। ऑफर मतलब आप किसी को कोई चीजें परफॉर्म करने बोल रहे हो या कोई चीजों परफॉर्म नहीं करने का भी ऑफर आप कर सकते हो, बराबर। और वो भी कैसा, एक विलिंगनेस, मैं फ्रीली विदाउट अंडर प्रेशर, विदाउट कोई टॉर्चर, विदाउट कोई धमकी आपको मैं ऑफर कर रहा हूँ। मतलब मुझे किसी ने ऐसा टॉर्चर करके धमकी देके नहीं बोला कि उसको गाड़ी 10 लाख में ऑफर कर तू, मुझे किसी ने ऐसा नहीं बोला है। मैं फ्रीली अपनी विश के साथ, विलिंगनेस के साथ, अपने पूरे सेंस के साथ मैं आपको वो चीज ऑफर कर रहा हूँ, ठीक है, बराबर। तो ये कौन सा हम लोग ने पढ़ा, सेक्शन 2A पढ़ा हम लोग ने, बराबर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग ऑफर का। सेक्शन 2A के हिसाब से ऑफर क्या होता है, सो देखो यहाँ पे दो पार्टी है, एक है मिस्टर हर्ष और एक है मिस्टर डीके। व्हाट मिस्टर हर्ष इज सेइंग दैट मिस्टर डीके यू वांट टू परचेज माय कार फॉर ₹2 lakhs, बराबर। तो मिस्टर हर्ष इज मेकिंग एन ऑफर टू मिस्टर डीके। देखो सामने वाले ने हाँ बोला ना बोला वो सब सेक्शन 2A में आता ही नहीं है। सेक्शन 2A खाली ऑफर को डिफाइन करता है। सेक्शन 2A ऐसा कहाँ बोल रहा है कि एक्सेप्टेंस हुआ, रिजेक्शन हुआ, हाँ बोला ना बोला, वो तो कुछ है ही नहीं, वो आगे आएगा। ऑफर क्या है भाई, आपने अपना प्रपोजल सामने वाले को रख दिया, अब हाँ बोलना ना बोलना उसकी चॉइस है। तो जहां पे आपने ऑफर कर दिया, फुल स्टॉप, आगे क्या हुआ उसका पिक्चर बाद में देखेंगे। तो जैसे अगर एक सिंपल एग्जांपल, अगर मैं किसी को लड़की को प्रपोज करके आया, तो मैंने लड़की को प्रपोज कर दिया, लड़की ने हाँ बोला ना बोला वो सब चीजें अभी पूछो ही मत, अभी उसका कोई कंसर्न ही नहीं है। बस इतनी चीज मैंने कर दी ना, तो वो क्या हो गया, ऑफर हो गया। क्या हो गया, वो ऑफर हो गया, बराबर। देन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक्सेप्टेंस, और या तो प्रॉमिस बोल सकते हो उसको। ये कहाँ डिफाइन किया गया है, ये सेक्शन 2B के अंडर डिफाइन किया गया है। अभी इसको एक्सेप्टेंस तो चलो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस ही होता है। इसको प्रॉमिस क्यों बोलते हैं ना, उसका भी एक लॉजिक है। क्यों एक्सेप्टेंस इज सेम एज अ प्रॉमिस, क्यों ऐसा बोला जाता है, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली लॉजिक होगा ना उसका, वो मैं लॉजिक भी आपको बताऊंगा। जैसे देखो, when a proposal is accepted by a person then it is known as a acceptance or a promise, बराबर। मैंने आपको क्या ऑफर किया कि भाई मेरी विंटेज कार है, 10 लाख में खरीदने में इंटरेस्ट है क्या आपको, तो वो मैंने क्या किया,
वो मैंने किया आपको ऑफर, बराबर। वो मैंने क्या किया, वो मैंने किया आपको प्रपोजल, बराबर। अभी क्या हुआ आगे का स्टोरी, व्हेन अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बाय अ पर्सन, मैंने आपको ऑफर किया, आपने उसका एक्सेप्टेंस किया कि यस आई एम रेडी टू परचेज योर विंटेज कार फॉर ₹10 lakhs, बराबर। देन इट इज नोन एज अ एक्सेप्टेंस और अ प्रॉमिस। thus an accepted offer is a promise। अब ये क्या है, देखो एक सिंपल सा लॉजिक, क्या लिखा है, एक्सेप्टेड ऑफर इज अ प्रॉमिस। आपने ऑफर एक्सेप्ट, ध्यान से सुनो मैं क्या बोलने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना ये चीज। मैंने आपको ऑफर किया, आपने उसका एक्सेप्टेंस किया, तो एक्सेप्टेंस प्रॉमिस कैसे बन गया वो सुनो अभी। कि जैसे ही मैंने आपको ऑफर किया ना, आपने उसका एक्सेप्टेंस किया, आपकी एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है कि यू आर रेडी टू परचेज दैट पर्टिकुलर कार, or you are ready to accept my offer and you are willingly interested to perform that particular thing। आपने उस चीज का एक्सेप्टेंस कर लिया। अब आपने एक्सेप्टेंस किया ना कि यस मैं 10 लाख में गाड़ी खरीदने को तैयार है, इट मींस मैं भी लायबल हो गया अभी आपको वो गाड़ी बेचने के लिए, बराबर। क्योंकि आप हाँ बोलोगे और मैं बोलूंगा अरे नहीं 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 मैं तो मस्ती कर रहा था, तो आप सिंपल पहला चीज पूछोगे तो फिर प्रपोजल क्यों भेजा, ऑफर क्यों किया। मैं ऑफर कर रहा हूँ 10 lakhs के अंदर, इसका मतलब मैं रेडी हूँ वो परफॉर्म करने के लिए, बराबर। और आपने उसका एक्सेप्टेंस कर लिया, का मतलब आप तो भी वो गाड़ी खरीदने के लिए लायबल तो हो ही, साथ में मैं वो गाड़ी बेचने के लिए भी लायबल हो गया, और आपको भी परफॉर्म करना, वो आपका प्रॉमिस हो गया भी, और मुझे भी परफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि वो मेरा प्रॉमिस हो गया। इसके लिए एक्सेप्टेंस को प्रॉमिस भी बोला जाता है। व्हाट इज योर प्रॉमिस, दैट यू आर गोइंग टू पे 10 लाख रुपीज टू मी। व्हाट इज माई प्रॉमिस, दैट आई हैव टू डिलीवर टू यू, बराबर। तो हम लोग दोनों के अपने अपने प्रोमिस है, आपका भी एक प्रॉमिस है, मेरा भी एक प्रॉमिस है, बराबर। और हम लोग को दोनों को अपने अपने प्रॉमिस को फुलफिल करना है। इसके लिए देखो लास्ट लाइन क्या लिखा है, एक्सेप्टेड ऑफर इज अ प्रॉमिस। अगर ऑफर एक्सेप्ट हुआ तब वो प्रॉमिस बन जाता है, जब तक एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है ना तब तक वो प्रॉमिस ही नहीं है। आपने मुझे ऐसा बोला कि ठीक है आपने ऑफर किया, आई विल लेट यू नो इन 4 days और 5 days, बराबर। आप अगर मुझे ऐसा आंसर देते हो तो इसका मतलब हाँ भी नहीं है और ना भी नहीं है। ना भी नहीं है मतलब रिजेक्शन भी नहीं हुआ है, और हाँ भी नहीं है मतलब एक्सेप्टेंस भी नहीं हुआ है, एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है मतलब प्रॉमिस तक नहीं हुआ है, बराबर। तो ऑफर अभी भी ऐसा ही एज इट इज है, उसका क्या कंक्लूजन है वो अब तक आया नहीं है, सिंपल, बराबर। चलो इसका भी हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस टू बी में क्या होता है। जैसे देखो ये एग्जांपल हम लोग ने अभी देखा है कि भाई साहब पहले हर ऑफर किया था कि मेरी गाड़ी मेरे को 2 लाख रुपए में बेचनी है, आपको खरीदनी है क्या। ये बंदा कहता है यस आई एम रेडी टू परचेज, और जैसे कि इसने हाँ बोला, मिस्टर डीके इज मेकिंग एन एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर ऑफ मिस्टर हर्ष, और क्लियर। तो देखो एक पार्टी हमेशा पहले क्या करेगा, ऑफर करेगा, दूसरा पार्टी हमेशा क्या करेगा, एक्सेप्टेंस करेगा। ऑफर का सेक्शन कौन सा होता है, 2A। एक्सेप्टेंस का सेक्शन कौन सा होता है, 2B। पहले 2A आता है कि 2B आता है, हमेशा पहले ऑफर आएगा फिर एक्सेप्टेंस होगा ना। पहले एक्सेप्टेंस कर दिया और फिर मेरे को सामने वाला ऑफर कर, ऐसा थोड़ी चलेगा, बराबर। वो स्टेप बाय स्टेप होता है, ABCD लाइन से आता है ना, तो सेक्शन 2A ऑफर, सेक्शन 2B एक्सेप्टेंस, करेक्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो कंक्लूजन अब तक हम लोग ने क्या पढ़ा वो एक बार देखते हैं। मिस्टर हर्ष और मिस्टर डीके, ये कौन है, ऑफरर, ये कौन है, ऑफरी, बराबर। क्या बोलेंगे उसको, ऑफरर एंड ऑफरी। सो देखो आफ्टर एक्सेप्टेंस बोथ द पार्टीज हैव देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस। क्या हो गया, दोनों पार्टी के अपने अपने रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस हैं। तो what is the promise of Harsh to sell a car and what is the promise of DK to pay money, बराबर। तो दोनों का एक पर्टिकुलर प्रॉमिस है जो उनको अभी फुलफिल करना पड़ेगा, बराबर। वो लोग दोनों बाइंड हो गए, वो लोग दोनों लायबल हो गए वो चीज को परफॉर्म करने के। अगर अभी एक पार्टी ऐसा बोलता है ना, या हर्ष या डीके दो में से कोई भी एक ऐसा बोल देगा ना
कि भाई मैं अब एक्सेप्टेंस भले कर दिया, सब कुछ हो गया, बट अभी मुझे परफॉर्म नहीं करना है, तो वो नहीं चलेगा। अभी ठीक है? हेलो 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 हेलो। अभी आ रहा है बराबर? ठीक है, करूँ कंटिन्यू? हाँ चल, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट नोट। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान देना। देखो, हम लोग ने यहाँ तक तो देखा ऑफरर और ऑफरी बोलते, लेकिन ये कब? एक्सेप्टेंस होने से पहले। एक्सेप्टेंस होने के बाद दोनों पार्टी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। इसका मतलब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट डाउन करके रखना कहीं पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है कि देखो, जब भी एक पार्टी ऑफर कर रहा है ना, मैंने आपको ऑफर किया ना कि भाई मुझे मेरी 10 लाख की 10 लाख में गाड़ी बेचनी है, विंटेज कार। आपने हाँ या ना कुछ नहीं बोला अभी तक, बराबर? तो फॉर अ टाइम बीइंग, बिफोर एक्सेप्टेंस, आपके एक्सेप्टेंस के पहले मैं कौन हूं? मैं ऑफरर हूं। आप कौन हो? ऑफरी हो, बराबर? अगर कोई टर्मिनोलॉजी यूज करता है ना, ऑफरर या ऑफरी, तो समझ जाने का कि एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है अभी तक, बराबर? लेकिन अगर समझो, मैंने आपको ऑफर किया, आपने उसका एक्सेप्टेंस किया, तो आफ्टर एक्सेप्टेंस बोथ द पार्टी टर्न्स इनटू प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। तो जैसे ही आपने एक्सेप्टेंस किया, इमीडिएटली मैं क्या बन गया? प्रॉमिसर, बिकॉज नाउ आई हैव अ पर्टिकुलर प्रॉमिस व्हिच आई हैव टू फुलफिल। एंड व्हाट यू आर बिकमिंग? यू आर बिकमिंग प्रॉमिसी, क्योंकि अब वो आपका भी एक प्रॉमिस है, तो आपको भी फुलफिल करना पड़ेगा, बराबर? तो बिफोर एक्सेप्टेंस पार्टी को क्या बोला जाता है? ऑफरर एंड ऑफरी। आफ्टर एक्सेप्टेंस पार्टी को क्या बोला जाता है? प्रॉमिसर प्रॉमिसी, बराबर? तो ये वर्डिंग्स जब पेपर लिखते हो ना, तो ध्यान से सोच समझ के वर्डिंग लिखो। इफ यू आर राइटिंग ऑफरर एंड ऑफरी और लिख रहे हो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो गलत लिख रहे हो आप, क्योंकि ऑफरर ऑफरी नहीं होता है, प्रॉमिसर प्रॉमिसी होता है, क्योंकि एक्सेप्टेंस के बाद कॉन्ट्रैक्ट चालू होगा ना। मैंने सामने वाले को ऑफर किया, उसने एक्सेप्टेंस नहीं किया, उसने रिजेक्शन भी नहीं किया, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट चालू हो गया हमारा? नहीं। मैंने आपको 10 लाख में गाड़ी ऑफर किया, लेकिन आपने कुछ आंसर ही नहीं दिया, तो क्या कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बन गया आप में और मेरे बीच में? नहीं, कभी नहीं बना। वो कब बनेगा? जब आप एक्सेप्टेंस करोगे तब बनेगा, तब तक तो बनने वाला नहीं है, बराबर? चलो, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जाते हैं एग्रीमेंट। देखो, स्टेप बाय स्टेप, 2A हुआ, 2B हुआ, अभी जाते हैं हम लोग 2E। ठीक है, अभी 2C और वो सब तो कंसिडरेशन वो सब है, बट हम लोग पहले मेन टर्मिनोलॉजी पे फोकस कर रहे हैं। सो देखो, एग्रीमेंट कहाँ लिखा है, कहाँ डिफाइन किया गया है? तो एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है 2E के अंडर। 2E क्या है? एग्रीमेंट तो क्या लिखा है, देखो, when a proposal is accepted by a person, then it is known as a agreement. It can be legal or illegal in nature. An agreement is not enforceable by law. देखो, एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट ना एक वाइड टर्म माना जाता है। क्यों? उसका रीजन सुनो। अगर मैं आपको बोलता हूँ मेरी गाड़ी खरीदनी है 10 लाख में, आपने बोला यस, टेल मी वन थिंग, गाड़ी बेचना खरीदना लीगल है कि इलीगल है? तो आप बोलोगे सर लीगल ही है ना, क्या पूछ रहे हो? यस। तो एग्रीमेंट लीगल भी हो सकता है। हाँ। मैं आपको ऐसा बोलता हूँ कि मैं आपको ड्रग्स बेच रहा हूँ, खरीदने का है क्या? इंटरेस्ट है क्या? बराबर? तो आप लोग ने बोला हाँ सर चाहिए, थोड़ा मजा आएगा। मैंने बोला सही है, तुम लोग ने एक्सेप्टेंस किया ना उस चीज का। बट टेल मी वन थिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ड्रग्स इन इंडिया लीगल है क्या? नहीं। तो आप बोलोगे वो तो इलीगल ही है, बट फिर भी एक्सेप्टेंस तो किया ना आप लोग ने। तो अभी जो ये ड्रग्स वग्स का डील हम लोग कर रहे हैं, वो क्या है? इलीगल इन नेचर हो गया। अब इलीगल इन नेचर है तो उसको मैं क्या बोलूंगा? एग्रीमेंट। क्या बोलूंगा उसको मैं? एग्रीमेंट। अभी देखो, यहां से थोड़ा कंफ्यूजन अभी लोगों को चालू हो जाता है कि एग्रीमेंट लीगल भी है इलीगल भी है, तो जो गाड़ी वाला एग्जांपल था वो लीगल था, ड्रग्स वाला इलीगल है, तो वो एग्रीमेंट मतलब कैसे क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं रहा है। देखो, सिंपल सी एक चीज याद रखो, बराबर? अगर कोई एग्रीमेंट मतलब कोई ऑफर या एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस आपने ऐसा किया है जो रिटर्न फॉर्म में नहीं है, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, जिसके कोई प्रूफ नहीं है, ओरल बेसिस पे आप चला रहे हो उसको, बराबर, और वो लीगल इलीगल नेचर का भी हो सकता है, तो वो एग्रीमेंट है।
लेकिन जब उसने उसमें अपने उसको राइटिंग फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका रजिस्ट्रेशन या जो भी प्रोसेस करने बोली थी वो अपने सब की, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। बराबर। तो एग्रीमेंट इंक्लूड्स बोथ द थिंग्स। क्या क्या? ये इलीगल एग्रीमेंट्स भी कवर करता है, इलीगल एक्टिविटी को भी कवर करता है, और लीगल एक्टिविटी को भी कवर करता है। बराबर। जैसे समझो, मैंने आपको मेरा मोबाइल ऐसे ही यूज करने दे दिया, आपने मुझे 5,000 उसका पेमेंट कर दिया। बराबर। कोई रिटर्न रिटर्न कुछ भी नहीं है अपने बीच में, ऐसे ही बस एक हाथ से मोबाइल दिया, एक हाथ से मैंने पैसा लिया, खत्म हो गया अपना ट्रांजेक्शन। बराबर। तो ये एग्रीमेंट है, इसको मैं कोर्ट में प्रूफ नहीं कर सकता हूँ। क्या बेस पे प्रूफ करूं? बराबर। देयर इज नो एविडेंस एट ऑल। बराबर। इसके लिए इसको एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं बोलते। मतलब कोर्ट में इस चीज को आप प्रेजेंट नहीं कर सकते, प्रूफ नहीं कर सकते, कोर्ट आपको ऐसे ही भगा देगा। बराबर। और एक एग्जांपल, आपको पता होगा कि जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसका रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी सब करना पड़ता है। बराबर। समझो आपने मेरा घर खरीद लिया 1 करोड़ में, लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, अपने स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरा, कुछ नहीं किया। नाउ टेल मी वन थिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी इज लीगल की इलीगल? तो आप बोलोगे सर इट्स ऑब्वियसली लीगल। यस, इट इज लीगल, बट रजिस्ट्रेशन किया नहीं किया, स्टैम्प ड्यूटी भरा नहीं भरा, तो इसको कोर्ट में प्रूफ कर सकते हो तुम लोग कि यू आर द ट्रू ओनर? तो डिफिकल्ट है, नहीं होगा ना। हाँ, बट आपने जो ट्रांजैक्शन किया वो भले करेक्ट नेचर का है, भले वो करना अलाउड है, बट द प्रॉब्लम इज आपने जो तरीके से किया वो तरीका गलत है। तो वो आपके हाथ में जो मेरा और आपका जो रिटर्न बनाया ना कॉपी, उसको एग्रीमेंट बोलने का। बिकॉज इसको आप कोर्ट में लेके जाओगे तो कोर्ट इसको एविडेंस नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं किया, स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरा, कुछ नहीं किया, तो इसको कोर्ट कभी एविडेंस नहीं मानेगा। बराबर। तो एविडेंस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो रिटर्न फॉर्म में बनाओ, चलो रिटर्न फॉर्म है। फिर रजिस्ट्रेशन करो, चलो रजिस्ट्रेशन किया। फिर चलो स्टैम्प ड्यूटी भरो, चलो वो भी किया, सब किया। नाउ इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। अभी आपको कोई बोलेगा ना कि कोर्ट में प्रूफ करके दिखाओ यू आर द ओनर, तो आपके पास प्रॉपर एग्रीमेंट की कॉपी है रजिस्टर की हुई, उसको दिखा दो, कोर्ट उसको एविडेंस मान लेगा। बराबर। ठीक है। तो एग्रीमेंट क्या होता है कि एग्रीमेंट एक ऑफर हुआ, फिर उसका एक्सेप्टेंस हुआ, दैट इज एग्रीमेंट। वो लीगल भी हो सकता है, वो इलीगल भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक चीज कभी नहीं होएगा। क्या? इन्फोर्सेबल बाय लॉ। कोर्ट में उस चीज को आप एज अ एविडेंस नहीं बना सकते, कोर्ट में उसको आप प्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एविडेंस है ही नहीं। बराबर। देखो, थोड़ा और आगे हम लोग इन डिटेल जाएंगे ना, तो ये धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज सेक्शन 2H। क्या है? 2H। तो देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। देखो यहाँ पे ये सबसे पहली चीज, एग्रीमेंट में क्या लिखा था? नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिख दिया? एनफोर्सेबल बाय लॉ। बराबर। मेड बिटवीन टू पर्सन बाय विच राइट्स आर एक्वायर्ड बाय वन और मोर टू एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द अदर्स, इट इज ऑलवेज लीगल इन नेचर। मैंने आपको प्रॉपर्टी दिया, आपने खरीदा, आपने पेमेंट किया, हम लोग ने रिटर्न एग्रीमेंट बनाया, फिर उसका स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट, रजिस्ट्रेशन, सब कुछ किया। तो वो ऐसे एविडेंस है कि यू आर द ओनर? लगता है आपको आप ओनर हो? एविडेंस है आपके पास, प्रूफ कर सकते हो आप बोलोगे यस, सब कुछ किया है मैंने, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज थी आपने सब की है। बराबर। तो आपको कल कोई पूछे कि यू आर द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, प्रूफ करके बताओ, तो आप प्रूफ करके बता सकते हो यस यू हैव अ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट कॉपी। आप कोर्ट में दिखाओ, कोर्ट वो देखेगा, एविडेंस मान लेगा, और कोर्ट बोलेगा यस यू आर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। बराबर। तो वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ। बराबर। तो आपके और मेरे बीच में क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुआ। लेकिन वो अगर अनरजिस्टर होता, स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट नहीं किया होता, तो वो एग्रीमेंट का एग्रीमेंट ही रह जाता। वो कोर्ट में एज एविडेंस नहीं ला सकते, तुम्हारा कोई राइट नहीं होता प्रॉपर्टी के ऊपर। बराबर। क्लियर? तो देखो, लेयर्स अभी देखो, एक बार फिर से एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं। सेक्शन 2A ऑफर, सेक्शन 2B acceptance, section 2E agreement, and section 2H contract. So can I say one thing, 2H पे जाने के लिए 2E से पास ऑन होना पड़ेगा? क्या लगता है? 2H पे जाने के लिए 2E से पास ऑन होना पड़ेगा? yes or no? So answer is yes. 2A, 2B,
2E एंड देन 2H, बराबर ना, यही 4 लेयर आएंगे, 2A 2B 2E इन 2H, करेक्ट है, बराबर। चलो, तो एक बार हम लोग क्विक व्यू ले लेते हैं फटाफट। देखो ऑफर क्या था, 2A प्लस उसमें मैं एक्सेप्टेंस ऐड कर दूं तो ये खाली क्या बनता है, सो 2A प्लस 2B इज इक्वल टू 2E, दैट इज एग्रीमेंट। ये याद रखना, भले आपको मैथ्स जैसी फीलिंग आ गई इधर, बट ये याद रखना पड़ेगा। 2A प्लस 2B इज इक्वल टू 2E, एग्रीमेंट बोलते हैं उसको, बराबर। फिर 2E, देखो 2E एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में एनफोर्सेबिलिटी होता है, नहीं होता है, बट अगर उसमें मैं एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ ऐड कर देता हूं तो क्या बन जाता है, वो बन जाएगा 2H, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट, बराबर। तो हर कॉन्ट्रैक्ट में स्टेज 1 क्या होगा, ऑफर 2A, स्टेज 2 क्या होगा, एक्सेप्टेंस 2B, ठीक है, स्टेज 3 क्या होगा, एग्रीमेंट 2E, और स्टेज 4 क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट 2H। सिंपल है, बराबर। 2A ऑफर, 2B एक्सेप्टेंस, 2E एग्रीमेंट, 2H कॉन्ट्रैक्ट, बराबर। चलो आगे देखते हैं हम लोग, एक डिस्टिंग्विश एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है। सो देखो, एग्रीमेंट मतलब ओनली ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मतलब एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, ठीक है। देन लीगल ऑब्लिगेशन, सो नो राइट टू टेक लीगल एक्शन, ऑब्वियसली आपके पास कोई राइट नहीं है लीगल एक्शन लेने का, बिकॉज इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट में तो वो चिल्ला चिल्ला के बोला है इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, लेकिन वही चीज अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट में देखूं तो ऑब्वियसली इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। क्या बोला मैंने, इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, एंड स्कोप वाइड है और एक में नैरो है। क्यों वाइड है, मतलब देखो, क्योंकि एक सिंपल सी चीज याद रखो, लोग है ना इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्रीमेंट वाइड कैसे हो गया, कॉन्ट्रैक्ट नैरो कैसे हो गया। सिंपल सी चीज है, देखो एग्रीमेंट दो चीजें कवर करता है, लीगल इलीगल, लीगल इलीगल। कॉन्ट्रैक्ट एक ही चीज कवर करता है, लीगल। ये एग्रीमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। एग्रीमेंट कितनी चीज कवर करता है, लीगल और इलीगल। कॉन्ट्रैक्ट कितनी चीज कवर करता है, लीगल। कहाँ पे ज्यादा है चीजें, इधर वाइड। कहाँ पे कम चीज है, इधर नैरो। सिंपल, बराबर। तो एग्रीमेंट वाइड इन नेचर होता है, बराबर, और कॉन्ट्रैक्ट हमेशा नैरो होगा। और एक लॉजिक, एग्रीमेंट लीगल इलीगल दोनों कवर करता है, लेकिन अगर उसमें मैं इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ ऐड कर देता हूं ना तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। मतलब अगर इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ ऐड किया तो ही कॉन्ट्रैक्ट है, अगर नहीं किया तो वो एग्रीमेंट तो हमेशा रहेगा। एग्रीमेंट तो वो डे 1 से है, एक्सेप्टेंस के बाद, बराबर। तो एग्रीमेंट वाइड नेचर का होता है और कॉन्ट्रैक्ट नैरो नेचर का होता है। क्लियर,